वेलकम बैक गुल्ले चारों का वाजा मसूद कामिल में गोमराए मावती का पुत्राना देमा भर। मसूद कामिल साहब, बिज़नेस की बात हो रही थी कराची के अंदर के बहुत सारे फॉरेनर्स यहाँ पर आते थे और यहाँ पर आपने अभी बताया कि फ्रांस के क्रू भी, फ्रांस नेवी, अमेरिकन नेवी सारे यहाँ पर ठहरते थे और फिर यहाँ के जो बिजनेसमैन थे उनको इसका बड़ा जो है वो फ़ायदा हो रहा था। और फिर आपने रशियन का भी कुछ जिक्र किया। मैं चाहता हूँ उस बात को वहीं से शुरू करें ज़रा, ताकि नाजरीन जान सके कि कितना नुकसान हुआ है। देखिए, जब फ्री स्टेट हुआ रशिया में रियासतें आज़ाद हुई तो मुख्तलिफ़ किस्म की वो आने शुरू हुए। अज़रबैजान, जॉर्जिया, मास्को और ताजिकिस्तान, इन जगहों से जो है फॉरेनर्स आने शुरू हुए। ये यहाँ से चीज़ें इन्होंने स्टार्ट ये किया कि अपने पास से ये चीज़ें लेके आते थे और कहते थे कि ये चीज़ हमसे ले लो एक्सचेंज, और हमें टी शर्ट दे दो या कोई गारमेंट, कोई भी चीज़ XYZ इस तरह। उसके बाद ये चीज़ शुरू में ख़त्म हुई, उसके बाद जो है ये यहाँ से माल लेके जाने लगे। उसी ज़माने में जो लॉ ऑर्डर सिचुएशन यहाँ पे कराची के अंदर हुई, उसकी वजह से जो है इन लोगों ने आना कम कर दिया। कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ कुछ ऐसी हुई जिसकी वजह से, और जो मैं पहले बात कर रहा था कि ये लाइनर शिप्स जो पोर्ट पे आते थे, इसके अंदर भी जो है शिप तो आते थे, लेकिन कराची की जो सिचुएशन हो गई थी तो वो शिप से बाहर ही नहीं आते थे। अब शिप से बाहर ना आने का मतलब कि मैं और मुझे जैसे और अगर शोरूम्स अगर हैं तो उनको बिज़नेस नहीं मिलता था। वो कहते थे कि कैप्टन उनको शोरली पास इशू ही नहीं कर रहा कि वो जहाज़ से आ सकें बाहर। इस वजह से भी हमको और हमारी तरह के बिज़नेस वालों को बहुत लॉस हुआ। और इस चीज़ ने फिर, इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ हुई 9/11 का जब वाक़या हुआ, उसके बाद तो समझ लें कि ये बिज़नेस बिल्कुल नील डाउन हो गया कि साल 1.5 साल तक तो यहाँ पे कोई फॉरेनर्स कराची में बाहर नहीं आता था। गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसीज़ की वजह से या एविएशन की कोई कि यहाँ का फ्लाइट ऑपरेशन बहुत सारी एयरलाइंस ने बंद कर दिया। तो बड़ा अच्छा बिज़नेस था। बाकायदा अपना एयर क्रूज शॉप्स बनी हुई थी यहाँ पे कि जो अपना वो करती थी, कस्टमर्स आते थे उनको ख़ास तौर पर लेदर जैकेट्स का बहुत काम था। या पैनोरामा सेंटर आपने देखा होगा इस तरफ, और ज़ेना मार्केट की तरफ बहुत अच्छा वो बिज़नेस था। लेकिन वो चीज़ जो है, यानी ये जो हमारा हाल है आज, इसमें गैरों का भी हाथ है और कुछ अपनों का भी जो है ना वो अपनों का ज़्यादा हाथ है। अपनों का ज़्यादा हाथ है। उसने जो है एक संजीदा बिजनेसमैन को दूर कर दिया। और इसी तरह बाहर के स्टेट जो आने वाले थे फॉरेनर्स, अब तो बहुत कम है। टूरिस्ट का तो मामला ही ख़त्म हो गया। देखिए, ये सब चीज़ें जो है ना, ये एक मिल के एक पूरा वो करती हैं, एक पूरा सिनेरियो बनाती हैं। वही हुआ कि जी उनको ये शो करते हैं कि जी बाहर जाओगे तो ये हो जाएगा, सेफ़ नहीं है, वो बाहर निकलते ही नहीं। 3-3, 4-4 दिन शिप खा। मसूद साहब, क्या आपको दुख होता है वो कराची जो आपने देखा हुआ है, एक फलता फूलता खूबसूरत कराची जहाँ पर मोहब्बत था, प्यार था, अमन थी, दोस्ती थी, कारोबार था, लोग खुशहाल थे, और ये कराची जिसके अंदर जो है ना वो दूरियां हैं। खैर, अभी तो दोबारा अमन, अल्लाह का शुक्र है, वो निखर के सामने आ चुका है। फलता फूलता कराची आज भी है। अब ये और बात है कि जो फूल हैं वो बड़े की जगह छोटे खिलने लगे हैं। अब दोबारा खिलने शुरू हुए, लेट्स सी होता क्या है। लेकिन ये ज़रूर है कि वो वक्त जो था वो याद आता है, बहुत अच्छा था। और हर आदमी किसी से भी आप बात करेंगे तो वो ये कहेगा, ख़ास तौर पे संजीदा बिजनेसमैन ये कहेगा कि उस वक्त को हमने अपने हाथों से बर्बाद कर दिया। आज हम इससे कहीं ज़्यादा बेहतर पोजीशन पे होते। देखिए, कराची का मामला असल में ऐसा है, मैं आपकी बात पे इसको आगे बढ़ाता हूँ कि कराची जो है उसका बहुत बड़ा दिल है। यहाँ सब रंग, मज़हब, नस्ल के लोग रहते हैं, और कराची का इतना बड़ा दिल है कि सबको वेलकम करता है। ये मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा है कि कराची से बाहर इतना वेलकम नहीं किया जाता कि आप कराची के हैं। यहाँ पे तो कहीं से भी कोई आता है वो आराम से सेट हो जाता है। मैं बराबर में हूँ, मुझे उसकी फ़िक्र नहीं होगी, ओके नो प्रॉब्लम, बहुत बड़ा दिल है, आराम से आप सेट हो सकते हैं। लेकिन ये सूरत हाल कराची से बाहर कराची के लोगों के लिए नहीं है। ये भी एक तकलीफ़ दे बात है। हम सबको वेलकम करते हैं, सबको आज़ादी है, मज़हबी आज़ादी, काम करने की आज़ादी। लेकिन असल में जब कमी आती है ना किसी चीज़ की, जैसे किसी की पैसे की कमी आती है या मराहत की कमी आती है या फैसिलिटीज़ में आपको लगता है कि इनको अच्छी मिल रही, हमको नहीं मिल रही, तो एक हसद जो है ना वो एक प्रिवेल करता है।
अंदर इंसान के, एक नेचुरल फैक्ट है। अच्छा, हसद का मामला ऐसा है कि हसद बेसिकली अगर कोई करता है तो वो अल्लाह की तकसीम से इख्तिलाफ करता है। हसद, एक आपने सुना ही होगा कि हसद नेकी को खा जाता है, वो तो एक चीज़ है, लेकिन हसद अगर देखा जाए ना तो हसद अल्लाह की तकसीम से इख्तिलाफ है। अल्लाह ने आपको क्या दिया है, अल्लाह ने मुझे क्या दिया है, सब्र शुक्र साबिर शाकिर होना चाहिए, इस चीज़ की कमी हो गई। चलें जी, मसूद कामिल साहब को उस दुख भरी दुनिया से निकाल कर ज़रा नॉस्टैल्जिया का शिकार हो गए, ज़रा माजी के अंदर खोकर थोड़ा सा बहुत गमगीन से और बड़ी संजीदा बातें करने लगे। आते हैं इनके असल फील्ड के तरफ। सर, आपने बड़े बड़े तबसरे जो है आजकल जो है ना, जो आप लिख रहे हो और जिनसे हमें पता चल रहा है कि जो पुरानी आपका एक जो गोल्डन एरा था फिल्म इंडस्ट्री का, बड़ा कमाल था। तो इससे पहले क्या हम उस तरफ जाएं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, ये जो आप शहनवाज को प्लाजा बनते देख रहे हैं, ये दिल पे कुछ होता है ये देखते हुए? देख चुके हमारे ये कराची में जो पहला सिनेमा जब टूटा, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है पैराडाइज सिनेमा था, अगर मेन थिएटर की बात करें, क्योंकि मज़ाफ़ाती सिनेमा तो इलाके ही नहीं देखे हैं मेरे इतने। कराची के अंदर तकरीबन 150 सिनेमा थे, 125 प्लस सिनेमा थे। उसमें कमर्शलिज्म कोई बुरी बात नहीं होती, लेकिन इसमें एकदम से तेज़ी आई। उस ज़माने में फ़िल्मों का ख़राब दौर नहीं था, लेकिन इसका एक ट्रेंड चला और आई थिंक पैराडाइज सिनेमा शायद पहला था मेन सिनेमाओं में कि जो टूटा, और रातों रात टूट गया। अच्छी भली फिल्म लगी हुई उस पर रात को लगी हुई थी, उसके बाद उन्होंने सीटें निकाल दी और ख़त्म कर दिया सिनेमा को। गवर्नमेंट ने ज़माने में एक रूल बनाया था कि आप सिनेमा, ठीक है आप प्लाजा बनाते हैं, उसमें एक सिनेमा जरूर बनाएंगे 200 सीटों का, यानी सिनेमा को अगर तोड़ के आप प्लाजा बनाएंगे, एक मिनी थिएटर 200 सीटों का ज़रूर बनाएंगे। इस पर किसी ने अमल नहीं किया, बहुत कम लोगों ने अमल किया। लेकिन आप ये देखें कि आज इतने अरसे बाद, 20-25 साल के बाद, एक ऑटोमेटिक हो गया है कि आज शॉपिंग प्लाजास के अंदर सिनेमा मौजूद है, ऑलरेडी मौजूद हैं। अभी इस वक्त जो जितने भी जो ये सिनीप्लेक्स टाइप के सिनेमा जितने भी हैं, ये जदीद सिनेमा जिसे कहते हैं, ये सब मॉल्स के अंदर बने हुए हैं। इन मॉल्स के अंदर ये ऑटोमेटिक सिनेमा बन गए, लेकिन सिंगल स्क्रीन सिनेमा जो है ना, वो एक एक करके टूटते रहे और इसमें बहुत ही क्राउडी था। हमारा जो बंदर रोड का जो एरिया, अमेजन रोड जो कहते हैं, इसमें अगर हम स्टार्ट करें, अगर आप उधर से स्टार्ट करते हैं टावर की साइड से, तो पहला सिनेमा पड़ता है लाइट हाउस जो टूटा। लाइट हाउस से इस तरफ अगर आप आते हैं तो ताजमहल सिनेमा था। ताजमहल के सामने आधा सा आगे इधर प्लाजा था सिनेमा। मास्टर रोड की तरफ पीछे चले जाते हैं तो वहाँ लाइन से 7-8 सिनेमा थे। वो पट्टी थी मास्टर रोड जो अब वहीदबाग रोड कहलाता है। इसमें वो था कि इसमें लोग पैदल जो है ना मूव करते थे और अपनी पसंद की फिल्म जो है चॉइस करके उस सिनेमा में घुस जाते थे। यानी मार्केट थी, एक मार्केट थी कि जो उस तरफ जुबली है, अंदर जी कोहिनूर है, तो रिवॉली, रोज़, अफशान नशे में तो खैर आज भी मौजूद हैं, सामने कैसर, फिर गोल्डियन, फिर आगे रीनो। तो ये ऐसी जगह थी कि चलते हैं देखते हैं कौन सी लगी हुई है, किसी फिल्म के पोस्टर अच्छे लगे तो वो देख लेते हैं। किसी एक फ़िल्म फुल हो गई है तो उसका ओवरफ्लो दूसरी फिल्म को मिल गया तो वहाँ घुस जाते हैं, वहाँ देख लेते हैं। तो एक तरीके से फ़िल्म के लिए लोग टाइम निकालते थे। बड़ा फ़र्क है। आज का मामला ऐसा है कि शॉपिंग करने गए हुए हैं, टाइम है, चलो फिल्म भी देख लेते हैं। ये चीज़ पहले नहीं थी। यानी इसका मतलब वजह क्या आपके ख्याल में क्या वजह हो सकती है? क्या उस वक्त की फिल्में कमाल थी, राइटर्स कमाल थे, डायरेक्शन अच्छी थी, एक्टर्स बड़े अच्छे थे, या जो है ना इन तमाम चीज़ों की कमी की वजह से लोगों का रुझान इस तरफ से हटा, या सोशल, कई लोग कहते हैं सोशल मीडिया, कई लोग सोशल मीडिया बहुत देर की बात है कि वीसीआर जब आया है ना, तो वीसीआर के आने के बाद बहुत सारी जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में फिल्म बनाते थे उनका बोरिया बिस्तर गोल हो गया। इंडियन फिल्म को देख के उसकी कॉपी बनाते थे, दूरदर्शन पे देख ली, या इंडियन की फिल्में अफ़गानिस्तान जाती थी, फिल्म देख के आ गए और यहाँ पे उस फिल्म को जो है उन्होंने कॉपी करके फ़ोटो स्टेट करके बना लिया। जब वीसीआर आया तो जो लोग फ़ोटो कॉपी बनाते थे उनकी पोल खुल गई और उन्होंने फिर फिल्में बनाना, अगर बनाते भी थे तो लोग कहते थे ये तो चरबा फिल्म है। एक को देख के, जो सिनेमा टूटने की आपने बात की, एक को देख के दूसरे को भी होता है कि यार मैं भी अपना इस तरह सिनेमा जो है वो सेल कर दूं। उस वक्त के हिसाब से इस तरह एक एक करके सिनेमा टूटते रहे। आज ये हाल है
कि कराची में शायद मुश्किल से 25 सिनेमा होंगे। देखिए सिंगल स्क्रीन सिनेमा का एक अलग मज़ा है जो उसमें नहीं। सिंगल स्क्रीन सिनेमा जो है, नई फिल्म आती थी तो उसके बड़े बड़े होर्डिंग्स लगते थे, उसकी तैयारी होती थी, उसकी एडवांस बुकिंग खुलती थी, हम खुद कराते थे। ख़ासतौर पर ईद के लिए या 3 फिल्में आ रही हैं, रोज़ाना की एक बुकिंग करानी है हमने। सिंगल स्क्रीन सिनेमा का एक अपना मज़ा, ओवर चार्जिंग, ब्लैक में टिकट और धक्कम पेल, आधी फिल्म के अंदर एसी बंद हो गया, सब कुछ ये लेकिन ये थी चीज़ें, लेकिन इसका एक हुस्न था। वो सीटियाँ, कम पैसे वाले आगे बैठे हुए। अच्छा, फिल्म को कामयाब कराने के लिए अगर जैसे चटपटी फिल्म में वैसी है कि जी गाने वाने, तो आगे की जो जेंट्री बैठती थी ना वो कामयाब कराती थी। हम लोग नहीं, हम लोग तो खाली यूं कर लिया। वो सीटियाँ और वो करना और कह के ये गाना दोबारा लगाओ, ये सब कुछ वही करते थे। इसी तरह ख़वातीन जो लेडीज़ जो थीं, जो जाके एक मिल के, एक माहौल था, कोई ऐसी सिचुएशन नहीं थी, आराम से सब जाती थी लेडीज़, 10-12 कोई इशू नहीं था, फिल्म देखने आते थे बाकायदा 12 ऐसा अच्छा माहौल था, इतना अच्छा माहौल था कि लेडीज़ बड़े आराम से जाके फिल्में भी देखती थी। तो कोई लेडीज़ के लिए फिल्म बनाते थे, रोने धोने की फिल्म बनती थी, लेडीज़ कामयाब करा देती थी उसको। एक फिल्म जो है एक सिनेमा पे 10 हफ्ते चल रही है। तो ये वो वाली बात थी कि फिल्म का मामला ज़रा सा ऐसा होता है कि हिट फिल्म का कोई फॉर्मूला नहीं। कराची के अंदर कौन सी ऐसी फिल्म है जिसने रिकॉर्ड बिजनेस किया और काफ़ी अरसे तक चली? आईना, नज़रुल इस्लाम की आईना। तो जिस तरह ये चाइना में इसने रिकॉर्ड कायम किया, उसी तरह यहाँ भी चाइना में रिकॉर्ड कायम किया। मेरा नाम है मोहब्बत, मेरा नाम है मोहब्बत, वो चीनी ज़बान में डब भी की गई और साल लगी रही। प्लाजा पे कराची में भी वो फिल्म लगा के भूल गए। आईना का मामला भी ऐसा था। आईना देखी आपने? बिल्कुल देखी। अगर आप सोचें, आईना एक नॉर्मल सी फिल्म थी, एक आम सी लव स्टोरी की कहानी, एक आम सी लव स्टोरी और बहुत ही टिपिकल कहानी जो 4 लफ्ज़ों में कंप्लीट हो जाए कि जी लड़की अमीर और लड़का जो है गरीब, और जी चेक भर लो, चेक भर लो और मेरी बेटी को छोड़ दो, और वो जो है उसको आ जाना और फिर गलतफहमी को वापस चला जाना, बच्चे का उसके पास होना और फिर आखिर में मिल जाना और गाना वाना। फिल्म को कामयाब बेसिकली ट्रीटमेंट कराता है। नज़रुल इस्लाम साहब अपना बेसिकली बंगाली थे, उनको दादा के नाम से याद किया जाता था। मैं उनको नज़रुल दादा कहता हूँ। उनकी फिल्में का अक्सर डिस्कस किए मैंने अपने ब्लॉग्स में। एक आम सी फिल्म थी लेकिन एक अच्छा म्यूज़िक। नैयर नूर हमारी बहुत अच्छी सिंगर हैं, उनके गाने उसमें, महनाज के डुइट। तो वो फिल्म जो है, वो बात क्या होती है, एक टीम वर्क होता है। वो ऐसा क्लिक कर गई कि वो डायमंड जुबली कर गई। आपको फिर रूठे हो तुम कैसे मनाऊं भैया। आवाज़ मेरी बड़ी ख़राब है, इंटरव्यू ड्रैग हो जाएगा। लेकिन बड़ी कमाल गाना था वो, बड़ा मतलब उसके गाने कमाल थे फिल्म। हर गाना अच्छा था। और सबसे बड़ी बात यह कि हर किरदार अंगूठी में नगीने कितना कहते हैं फिट, वो वाली बात थी उसके अंदर। ये गोल्डन एरा था। या अभी थोड़ा सा और भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन साथ साथ मैं चाहता हूँ कि मकामी जो फिल्में हैं उन पर भी आपने ब्लॉग्स लिखे हैं। ब्लॉग्स तो नहीं लिखे, लेकिन उन पर नज़र है। देखिए, मकामी फिल्मों का मामला ऐसा होता है कि मकामी फिल्में उस मखसूस जगह, जैसे कराची के अंदर तो सभी लोग आबाद हैं ना। जैसे अगर हम बात करें खैबर पख्तूनख्वा की, जो मतलब पहले पेशावर जो भी कुछ है, सरहद जो था, वहाँ पश्तो फिल्में ना चलने की कोई सवाल नहीं है, क्योंकि सब ज़बान एक ही ज़बान बोलने वाले लोग हैं। कराची का मामला ऐसा है कि कराची में मुख्तलिफ़ ज़बान की फ़िल्में बनी हैं, जिसमें पश्तो है और सिंधी है, पंजाबी तो बनती रहती थी। तो इनका एक मखसूस इनके जो है ऑडियंस थे, देखने वाले व्यूअर्स जो थे वो मखसूस थे। इनके मखसूस सिनेमा भी थे। जैसे अगर छोटी सी मिसाल दूँ तो रीगल सिनेमा, आपको सदर याद होगा, आज भी रीगल के नाम से मशहूर है चौक। वहाँ पर उर्दू फिल्में नहीं लगती थी, वो पंजाबी फिल्मों के लिए ही था। और उसको अब बड़ा सिनेमा था, उसको अपने हिस्से के ऑडियंस जो है वो मिल जाते थे। कोई फिल्म लगी, चल रही है। इसी तरह पश्तो की बात भी। तो यहाँ की मार्केट बलोची फिल्मों के लिए साजगार नहीं थी क्या? असल में बलोची फिल्म का सेटबैक एक ये हुआ कि एक हमारे एक दोस्त हैं, फेसबुक फ्रेंड हैं, मुलाकात भी है उनसे, अनवर इकबाल, आपने नाम सुना होगा, अनवर इकबाल बलोच साहब। अनवर भाई ने जो है एक फ़िल्म बनाई उस ज़माने में, हमल माँ गंज के नाम से। क्योंकि हम फिल्में देखते रहते थे तो और रिसाले भी पढ़ते थे, एक मालूम चलता रहता था कि एक बलोची फिल्म बन रही है जी। अच्छा, ये था कि यार बन जाएगी तो हम भी देखेंगे, ज़बान अगर नहीं आती तो क्या बात है, देखते मज़ा तो आएगा। अब इंतज़ार की घड़ियाँ तवील से तवील होती गई। फिर मालूम ये हुआ कि जी फिल्म तो कंप्लीट हो गई, लेकिन उसको नुमाइश की जो है इजाज़त जो है वो नहीं मिल रही, सेंसर बोर्ड उसे पास नहीं कर रहा।
अच्छा जी, सेंसर बोर्ड ने पास भी कर दिया ये जी कि जी बलोच कौम कहती है जी कि हम इस फिल्म को नहीं लगने देंगे, हमने हमारी ज़बान की कोई फिल्म नहीं लगेगी। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ये तासुर गलत था। होता क्या है कि इलाकाई फ़िल्मों का मामला ऐसा है कि शायद और फिल्में बनाने वालों ने इस ज़बान की फ़िल्मों का स्टार्ट हो जाएगा तो पहली फ़िल्म को ही रोकने की कोशिश की, यानी ये पॉलिटिकल एक हाँ ये कहा जा सकता है, क्योंकि सिंधी फिल्में तवातर से बनती थी, पंजाबी बनती थी तवातर से, सिंधी फिर कम बनती थी, पश्तो बनती थी। बदर मुनीर आपको पता है लेजेंड थे हमारे, आसिफ खान, यास्मीन खान, ये सब जो हैं ये बड़े अच्छे लोग थे। पश्तो फिल्मों की मार्केट थी, जब पश्तो बन सकती थी, पंजाबी, सिंधी, तो बलोची बन सकती थी। जब पश्तो बन सकती थी, पंजाबी बन सकती थी, सिंधी बन सकती थी फिल्म, तो बलोची भी बन सकती थी। इस बात को हम आगे जो है ना अपने वक्फे तक लेके जाएंगे और बात करेंगे कि आखिर मसूद कामिल साहब ने एक बड़ी गहरी बात कर दी कि शायद इसमें और बहुत सारी लॉबीज़ जो है वो शामिल थी कि ये बलोची फ़िल्म आगे ना आ सके। गोली चारू का वादी बुता एक गोंडे उश्ते उश्ता चपद मशमेद पदा सारी भी हैं हैजा मरवे।